वी ऑल हैव हर्ड अबाउट ऋग्वेदा एंड सरस्वती रिवर। जो भी भारतीय इतिहास है, जैसे रामायण या महाभारत या ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स हैं जैसे उपनिषद हो गए या पुराण हो गए, इन सभी चीजों को मिथ मानकर साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखाते हुए रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है। फेयर इनफ कि जो ट्रेडिशनल संस्कृत लिटरेचर है या उनमें जो बातें लिखी गई हैं उनको प्रूव करने का कोई एविडेंस ही नहीं है, या वो सारी बातें कोई लॉजिक ही नहीं बनाती, तो उनको माइथोलॉजी मानने में कोई बुराई नहीं है। जैसे सरस्वती रिवर को पहले स्कॉलर्स माइथोलॉजिकल रिवर बोलते थे। क्यों? क्योंकि सरस्वती रिवर का पहले कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अब है, तो लोग मानने लगे हैं कि सरस्वती रिवर एग्जिस्ट करती थी। टू एक्सप्लेन दिस सिग्निफिकेंस ऑफ सरस्वती इन वैदिक ट्रेडिशन इट विल टेक एन एंटायर वीडियो, बट अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि सरस्वती रिवर का मिलना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये जानना है कि सरस्वती रिवर कितनी पुरानी है, कब डिसअपियर हुई, और सबसे मेन फैक्ट कि ऋग्वेद में सरस्वती रिवर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरीके से दी गई है। ऋग्वेद में सरस्वती रिवर की डिस्क्रिप्शन क्या है? बेस्ट ऑफ द मदर्स, बेस्ट ऑफ रिवर्स, द मदर ऑफ सिंधु एंड अदर रिवर्स, चार्ज्ड विद कोपियस वॉल्यूम ऑफ वाटर, विग्रस फ्लो। इस तरीके के डिस्क्रिप्शन मिलेंगे आपको जो वेद में सरस्वती रिवर को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया है। सरस्वती रिवर का डिस्क्रिप्शन सिर्फ वेद में नहीं है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाभारत, मनुस्मृति, इन सभी लिटरेचर्स में देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे कि वेदों की जो रचना हुई वो मानते हैं 1500 BC में एज पर आर्यन इन्वेजन थ्योरी, बट ऋग्वेद में सरस्वती को मदर ऑफ सिंधु, बेस्ट ऑफ द रिवर्स ऐसे एडजेक्टिव्स देकर डिस्क्राइब किया जा रहा है। लेकिन शॉकिंग चीज यह है कि 1500 BC तक सरस्वती रिवर पूरी तरीके से सूख चुकी थी। सरस्वती जो 3000 BC में लगभग पूरी तरीके से सूख चुकी थी, उस नदी के बारे में जो लोग 1500 साल बाद आए उसके सूखने के, उन लोगों को कैसे पता? और 1500 BC तक सरस्वती रिवर का जो चैनल है वो सिंधु या गंगा के कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा हो चुका था, तो वो लोग गंगा या सिंधु को छोड़कर सरस्वती को इतना ओवर ग्लोरीफाई क्यों करेंगे? दिस इंडिकेट्स कि वेदों की रचना 1500 BC में नहीं हुई, उस टाइम पीरियड से काफी पहले हो चुकी है, क्योंकि ऋग्वेद में सरस्वती को एज अ वाटर रिच रिवर डिफाइन किया गया है जिसमें पूरे साल बहुत सारा पानी बहता रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास ऐसे भी रेफरेंसेस हैं या एविडेंसेस हैं जो सरस्वती के डिक्लाइनिंग फेज को भी दिखाते हैं। महाभारत शांति पर्व, बलराम जो कि कृष्ण के बड़े भाई थे, वो सरस्वती नदी के आसपास जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहां विजिट कर रहे थे, और इसी बीच एक जगह पहुंचे विनाशना, द प्लेस वेयर सरस्वती डिसअपीयर्ड। महाभारत शांति पर्व में ऐसे बहुत से वर्सेस हैं जो क्लियरली ये दिखाते हैं कि सरस्वती महाभारत युद्ध के समय अपने डिक्लाइनिंग फेज में थी। अब जो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में सरस्वती को लेकर जियोमॉर्फोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, वो देख लेते हैं। सरस्वती का डिक्लाइनिंग फेज था 5000 BC से लेकर 2500 BC तक। एंड डिस्क्रिप्शन इन महाभारत शोज कि जिस टाइम पे महाभारत युद्ध हो रहा था उस टाइम पे सरस्वती रिवर अपने डिक्लाइन पे थी, वैसी बड़ी और विशाल नहीं थी जिस तरीके से उसको ऋग्वेद में डिस्क्राइब किया गया है। इन सभी रिसर्च पेपर से जो 3 मेन पॉइंट्स निकल के आए वो ये कि जो सरस्वती रिवर का डिक्लाइनिंग फेज था वो था 5000 BC से 2500 BC के बीच में, और ऋग्वेद में जो सरस्वती रिवर का डिस्क्रिप्शन है वो ये दिखाता है कि उस टाइम पे सरस्वती रिवर अपने प्राइम फेज पे थी, और महाभारत में जो डिस्क्रिप्शन है वो ये दिखाता है कि सरस्वती रिवर अपने डिक्लाइन फेज पे थी। मतलब इन सारी चीजों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऋग्वेद 5000 BC से पहले के हैं और महाभारत 5000 BC से 3000 BC के अंदर की चीज है। When we talk about dating any event, we always look for archaeological evidences. किसी जगह की हिस्ट्री या इतिहास कितना पुराना है ये जानने के लिए archaeology is a good option, but not the best. If we have an entirely different pool of evidences along with archaeological evidence. आर्कियोलॉजी के बारे में पहले एक चीज समझ लेते हैं। आर्कियोलॉजी इज अ मैटर ऑफ चांस, मतलब कितने हड़प्पन साइट्स आज तक हमें मिले ही नहीं हैं और फ्यूचर में भी नहीं मिलेंगे। वैसे ही सरस्वती एक माइथोलॉजिकल रिवर ही रह जाती अगर हमें सरस्वती के रिगार्डिंग एविडेंस हम ढूंढते नहीं और हमें मिलते नहीं। सिमिलरली
द्वारका सिटी पानी के नीचे ही रह जाती अगर हम द्वारका से रिलेटेड जो महाभारत में रेफरेंस है उसके हिसाब से द्वारका सिटी को ढूंढते नहीं। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि आर्कियोलॉजी इज अ मैटर ऑफ चांस। बट अगर हमारे पास ऐसे एविडेंस हो जो आज भी है, आज से 10,000 साल पहले भी थे और प्रोबेबली आज से 10,000 साल बाद भी रहेंगे, तो this changes the whole perspective to look upon history. This type of evidence is considered best to trace any history, and that is where Indian astronomy comes in. अगर हमें एक इवेंट को रिकॉर्ड करना है तो noting down relative positions of sun, moon and stars is the best way to record any event, and that's what old Indian astronomy is all about. Surprisingly, Bal Gangadhar Tilak was one of the few people in the 19th century who took this thought process forward academically. उनके बाद 1909 में एक जर्मन स्कॉलर हरमन जैकोबी, जिसको इंडियन एस्ट्रोनॉमी की भी नॉलेज थी और संस्कृत की भी नॉलेज थी, which is a rare combination to have. He calculated a date for a ritual mentioned in Rig Veda, and it turned out to be 3000 BCE. अलग अलग लोगों ने जो ऋग्वेद में मेंशन्ड रिचुअल्स हैं उनके रिस्पेक्टिव प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से उन्होंने इन सारे रिचुअल्स को डेट किया है, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी 3000 BCE. नाउ आई नो व्हाट यू ऑल आर थिंकिंग कि ये कोई मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, तो लेट मी शो यू समथिंग. ये दो स्टार्स हैं, एल्कर एंड माइजर. इन संस्कृत एल्कर इज नोन एज अरुंधति एंड माइजर इज नोन एज वशिष्ठ. अगर मैं आज से 300 साल पहले इन दोनों स्टार्स की पोजीशंस कैसी थी ये जानना चाहूँ तो हियर इट इज. सिमिलरली 500 साल पहले, 1000 साल पहले, एंड वी कैन गो बैक अप टू 25,000 ईयर्स. वी कैन क्लियरली सी दैट इनकी पोजीशंस चेंज हो रही है जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं. नाउ व्हाई आई एम शोइंग यू दिस? लुक एट दिस एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस इन महाभारत, जहाँ ऋषि व्यास महाभारत वॉर के समय स्टार्स की पोजीशन एक्सप्लेन कर रहे हैं. He says अरुंधति जो वशिष्ठ से हमेशा पीछे रहती थी अब उसके आगे निकल चुकी है. This particular event is very rare in astronomy. और इस इवेंट को जब ऐसे सॉफ्टवेयर में चेक किया गया तो पता चला कि ये रेयर इवेंट हुआ था 11,000 BC से 4,000 BC के बीच में. मतलब प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से महाभारत युद्ध 11,000 BC से लेकर 4,000 BC के बीच में हुआ था. गो बैक एंड लिंक दिस विद द एविडेंस ऑफ सरस्वती रिवर 5,000 BC से 2500 BC के बीच में एंड 11,000 BC से 4,000 BC के बीच में. आपको लगता होगा कि ये कोई मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है. ऐसे 300 से ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस अकेले महाभारत में ही हैं. एंड ईच ऑफ दिस एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस इज टेस्टेबल. इंडियन एस्ट्रोनॉमी के ऊपर सूर्य सिद्धांत नाम की पूरी बुक है. These are some important planetary positions mentioned in Mahabharata. Let's come back to Ved. Reference of vernal equinox 4000 से 6000 BC में. Various solar eclipses 4000 BCE. ये जो इतने सारे एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस मेंशन है ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन इन सभी एविडेंसेस का एक साथ मेंशन होना ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है. जस्ट थिंक अबाउट इट कि वेद जिनकी डेटिंग है 1500 BCE की, लेकिन उनमें एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस है 6000 BCE तक के. 3000 BCE में जो सरस्वती रिवर ड्राई हो गई उसको 1500 BCE में एज अ ग्रैंड रिवर कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है. नाउ लेट्स कम बैक टू लिंग्विस्टिक्स. जितनी ग्रामेटिकल रिचनेस संस्कृत में है उतनी और किसी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में नहीं है. नॉट अ सिंगल लैंग्वेज इज क्लोज टू संस्कृत इन टर्म्स ऑफ ग्रामर और द वे संस्कृत इज स्ट्रक्चर्ड. जो लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स हैं वो संस्कृत को यूज करते हैं एज अ बेस लैंग्वेज टू रिकंस्ट्रक्ट अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ट्री. इफ आई आस्क प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज क्या है और कहाँ है, इसका कोई जवाब नहीं है. संस्कृत जिससे निकली है विच इज प्रोटो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, वो कहाँ है, उसका भी कोई जवाब नहीं है. ये जो लैंग्वेज ट्री हम देख रहे हैं ना, दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन. इन सारी लैंग्वेजेस के बीच कितनी ही लैंग्वेजेस होंगी जो रिकॉर्ड में ही नहीं आई, और इस ट्री को देखकर हमें ऐसा लगता है कि सारी लैंग्वेजेस एक साथ या आगे पीछे डेवलप हो रही होंगी, बट ऐसा नहीं है.
ये भी हो सकता है कि इसमें से कोई लैंग्वेज 5000 साल पहले डेवलप हुई हो या कोई लैंग्वेज 5000 साल बाद डेवलप हुई हो। ये जो ट्री स्ट्रक्चर है वो बनता है अवेलेबल हिस्टोरिक डेटा सेट से। जैसे संस्कृत को लेकर अभी भी ये अजम्पशन है कि आर्यंस 1500 बीसी में संस्कृत को लेकर इंडिया आए थे। वैसे ही बहुत सारे एविडेंसेस और अजम्पशंस के बेसिस पे अलग अलग लैंग्वेजेस को इस ट्री स्ट्रक्चर में फिट करने की कोशिश की जाती है। नाउ लुक एट दिस चार्ट। संस्कृत वर्ड एका becomes 1, त्रयास becomes 3, मात्र becomes mother, पितर become father। इसी तरीके से ये एक अंडर एस्टिमेटेड फिगर है कि जितने भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जैसे लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, 60 to 70% वर्ड्स हैव अ पैरेलल वर्ड इन संस्कृत। मतलब 60 to 70% ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू संस्कृत। इसलिए स्कॉलर्स आजकल संस्कृत को एज अ मदर लैंग्वेज ट्रीट करते हैं टू फाइंड अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। नाउ इन सभी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस को देखने के बाद भी एक सवाल अब भी है, अगर संस्कृत इतनी पुरानी है तो इसके एविडेंस कहीं तो मिलने चाहिए थे। एविडेंस मिले भी तो कैसे? ये अलग अलग सिंबल्स जिसको हम इंडस स्क्रिप्ट बोलते हैं, और इंटरेस्टिंगली ये स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर नहीं हुई।